जय हिंद। स्वागत है आपका एक और नए धमाकेदार वीडियो में। तो वो घड़ी आ चुका है जिसमें आपको कुछ करके दिखाना है। कल यानी 14 फरवरी के मैथ्स एग्जाम के लिए यह वीडियो रामबाण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग मैथ्स के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। और हम आपको गारंटी के अनुसार बता सकते हैं कि इसी तरह का सेम टू सेम प्रश्न आपके पेपर में रहने वाला है। सिर्फ आपको सभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप सभी प्रश्नों को फोड़ कराइएगा, मसल कराइएगा, तोड़ कराइएगा। एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। आप पूरा में पूरा बना कर आइएगा। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको सभी प्रश्नों को सॉल्यूशन देने वाले हैं, ताकि आप सभी प्रश्नों को बना सके। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि संयुक्त संख्या होता क्या है। तो देखिए, संयुक्त संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजाइट नंबर। इसका मतलब होता है भाज्य संख्या। आप भाज्य संख्या का तो नाम सुने होंगे और इसका परिभाषा भी जानते होंगे कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा अन्य भी हो, अर्थात जिसका गुणनखंड दो या दो से अधिक हो। दो से अधिक जिनका गुणनखंड होगा वो भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे में हो गया, ये 4 से ही शुरू होता है। सबसे छोटी 4 हो गया, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए, इसका दो से अधिक गुणनखंड कैसे है। तो 4 का कीजिएगा गुणनखंड तो आपके पास आएगा 2 दूना 4, फिर ये 2। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, और देखिए इसमें 1 से भी ये भाग लग रहा है, इसमें 2 से भी भाग लग जाएगा और 4 से भी भाग लग जाएगा। तो इसका गुणनखंड 3 हो गया। और 6 का भी होगा, 1 से भाग लगेगा, 3 से लगेगा और 6 से लगेगा। और इसमें 4 से लग जाएगा, इसमें 2 से लगेगा, 1 से लगेगा, 4 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा। तो इसका गुणनखंड जो है 1 से अधिक है, 2 से अधिक है, जिस कारण से इसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो यहीं पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है। तो 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है ना 2 से अधिक गुणनखंड है। और यहाँ पर और ज़्यादा ऑप्शन दिया गया है, वो जो है ना ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। कैसे? तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो ये जो है ना ये अभाज्य संख्या है। इसे भी जान लेते हैं साथ में, कहता हूँ क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछ जाता है। तो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड जो है एक या स्वयं होता है, एक या स्वयं होता है। उसके अलावा वह किसी से भाग नहीं लगता है। जैसे 1 तो 1 से ही लगेगा और स्वयं से भी लग जाएगा, 3 भी 1 से भाग लगेगा और 3 स्वयं से लग जाएगा भाग, 2 भी 1 से लगेगा और 2 से लगेगा। उसके अलावा किसी अन्य संख्या से इसमें भाग नहीं लगने वाला है। इसका गुणनखंड केवल 2 ही है, वह आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। लेकिन इसमें पूछा गया था संयुक्त संख्या की भाज्य संख्या निम्नलिखित में कौन सा है, और उसमें सबसे छोटी। तो 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरह के प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है कि ये पूछा ही जाता है आपका। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि पाई है। तो पाई क्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिस कारण से यह एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर कहेगा कि पाई का जो मान होता है 22/7, यह क्या है। तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसे भिन्न के रूप में लिखा गया है, p/q के रूप में लिखा गया है। लेकिन सिर्फ पाई क्या है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन आपका अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना ऑप्शन। तो इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा ये वाला बी ऑप्शन हो जाएगा। अब कैसे होगा तो वो हम जान लेते हैं। देखिए, ये जो है ना आपका पहले सॉल्यूशन करते हैं 1 का। तो √3 है, तो √3/12 है। तो इसे काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो ये हो गया, रूट में 1/4 आ गया। तो 1 को 1 गुना 1 लिख सकते हैं और इसको 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो ये 1/2 इसका बाहर निकल जाएगा। तो ये 1/2 क्या है। तो ये परिमेय संख्या है, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद देखिए 7 को भी कर सकते हैं, एक बार में कट जाएगा तो रूट में 1 आ जाएगा। तो ये 1 इससे बाहर निकल जाएगा। और इसमें रोज करिएगा तो 4 हो जाएगा गुना, और इससे 2 बाहर निकल जाएगा इसका। लेकिन इसमें अगर कीजिएगा तो 1 5 5 हो जाएगा। तो एक बाहर निकल जाएगा, लेकिन रूट 5 में रह जाएगा, जिस कारण से यह एक अपरिमेय संख्या है। जो रूट में होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा बी, √2/10। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि दो संख्याओं के लॉसो लघुत्तम समवर्तक तथा मौसो महत्तम समवर्तक बराबर है, तो दो संख्या होंगी तो वो दोनों संख्या बराबर होगा। क्यों बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि LCM गुने HCF, अगर दो संख्याओं का LCM और HCF को गुना करते हैं तो वह दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। कह रहा है कि दोनों बराबर है। अगर इसको x मानते हैं, इसको भी x मानते हैं, ये दोनों कह रहा है बराबर है, सेम है। तो इसका भी कीजिएगा तो x गुना x हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका x², ये भी हो जाएगा आपका x²। तो दोनों बराबर हो गया, x², एक एक बराबर हो गया, दोनों बराबर है। तो वो दोनों संख्या भी बराबर हो जाएगा आपका।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए इस तरह के प्रश्न जो अक्सर पूछ जाते हैं और इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताता है। आज हम आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करने का एक नया तरीका बताने वाले हैं। पहले आपको क्या करना है कि जो भी दिया गया दशमलव को छोड़ दीजिए, दशमलव को छोड़ दीजिए, जो भी संख्या उसको लिख दीजिए, पहले 29 लिख दिए। उसके बाद देखिए दशमलव के बाद रैकरिंग जो है ना, रैकरिंग के बाद कितना संख्या है, तो 0 संख्या है तो 0 घटा देना है। उसके बाद इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है तो 10 पे पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए रैकरिंग और जाके दशमलव के बीच कोई संख्या नहीं है, एक भी संख्या नहीं है बीच में, तो यहाँ पर ही घटा दीजिएगा 10 पे पावर 0 से, तो ये हो जाएगा आपका 29 और ये हो जाएगा 100, किसी पावर 0 होता है 1 होता है उसका वैल्यू, तो 1 हो जाएगा, तो 29/99 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो डी है वो हो जाएगा राइट आंसर। देखिए इसी पर एक और क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए इस तरह के प्रश्न को बनाने में। तो इसका आंसर 29/99 हो जाएगा, जिससे 0.243, इसे आपको कहा है P/Q के रूप में लिखने के लिए। पहले जो संख्या दिया गया है उसे आप लिख दीजिए पूरा, तो ये हो जाएगा 243। उसके बाद घटाइए, रैकरिंग के बाद जो भी संख्या है वो घटा दीजिए, तो सिर्फ इसमें 2 ही है तो 2 घटा देंगे। उसके बाद देखिए दशमलव के बाद 3 संख्या है तो 10 पे पावर 3 देंगे, और रैकरिंग के बाद मात्र एक ही संख्या है तो 10 पे पावर -1 ही देंगे सिर्फ। उसके बाद इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 241/10 पे पावर 3 का हो जाएगा कितना, 1000 हो जाएगा। उसके बाद 10 इसमें घटा दीजिए तो 241/990 हो जाएगा। इस तरह से आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करना है, 990 हो जाएगा। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा P/Q के रूप में। इस तरह से आपको इसका आंसर निकालना है। उसका छठा प्रश्न है कि 1 - sin² 60 डिग्री बराबर होगा, तो 1 - sin² 60 डिग्री, तो sin² 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 60 डिग्री पहले लिख देते हैं। और आपको पता है कि 1 - 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। इसका स्क्वायर कर दीजिए, sin² है तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1 - ये कट जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 3/4। इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा, और ये 3 - 4 = 1/4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1/4 हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा है, तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर 1/4। उसके बाद है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो दशमलव प्रसार उसका ही शांत होगा जिसके हर का अगर गुणनखंड करते हैं। हर का गुणनखंड जो है, हर का गुणनखंड यदि जो है 2 पे पावर m × 5 पे पावर n के रूप में आ जाए, अगर इसमें से कोई 2 भी आएगा तो चलेगा, इसमें से कोई 1 भी आ जाएगा तो वह शांत ही होगा, क्योंकि बाद में हम उससे 5 से ऊपर नीचे गुना करके इस फॉर्म में ला सकते हैं। इसीलिए हर का गुणनखंड जो है 2 और 5 के घात के रूप में होना चाहिए, तभी वह शांत होगा, अन्यथा वह अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा शांत होगा, तो देखिए इसमें तो नहीं होगा क्योंकि इनमें 3 × 7 आ गया इसका हर का जो है ना गुणनखंड, ये भी नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा, लेकिन जो ये है ना आपका हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए 40 का कीजिए गुणनखंड, ये 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 5 से 2 बार में, तो यहाँ पर ये 2 पे पावर 3 × 5 पे पावर 1, ये 2 और 5 के घात के रूप में लिखा गया है, जिस कारण से यह जो है शांत हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो अशांत किसका होगा, जिसका जो है ना 2 पावर m और 5 पे पावर n के रूप में नहीं होगा, तो वो हो जाएगा आपका अशांत। m के जगह n के जगह कुछ भी संख्या हो सकता है। तो देखिए ये तो शांत ही होगा क्योंकि इसको 8 को 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये तो आ गया इसके रूप में, कोई एक आना चाहिए, 2 भी आ गया तो इसके ऊपर नीचे हम अगर 5 से कर देते हैं तो ये रूप में आ ही जाएगा, तो इसीलिए इसको इतना ही छोड़ दीजिए। उसके बाद ये जो है ना आपका हो जाएगा 3 × 5, तो ये भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए इसमें थोड़ा सा देखिए गलत लोग आंसर बताया था यहाँ पर, इसका जो है ना आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए इसको काट सकते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 2/5 हो गया, तो 5 आ ही गया तो हो ही गया ये शांत। उसके बाद देखिए ये भी हो जाएगा, ये आपका 8 का है ना क्यूब होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 × 2 पे पावर 3 × 2 पे पावर 3, तो ये भी आपका शांति हो जाएगा। लेकिन जो 343 है ये 7 का होता है, 7 × 7 × 7, तो ये जो है ना इसमें तो 2 और 5 के घात के रूप में है ही नहीं, तो ये जो है ना आपका अशांत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 31/343। उसके बाद है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड का जो है ना, अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक ज्ञात करने के लिए, तो 400 का आराम से भाग दे दीजिए 2 से, 200 बार में हो जाएगा,
तो सीधे हम 5 से कर रहा है तो 5 से ही भाग देकर निकाल लेते हैं, आसानी होगा। 5 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 अठे 40, 80 बार में। फिर 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छके 30, फिर 2 अठे 16 हो जाएगा, फिर 2 2 4, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर इसका लगाएगा तो 2 बार में लग जाएगा। तो इसमें हमको 5 का ही सिर्फ घातांक देखना है, तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 2 है, उसके बाद 2 कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 हो जाएगा, 2 पे पावर 4। तो 5 का कराया घात कितना होगा घातांक, तो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है ना आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिर्फ आपको प्रश्नों को सबको सीखना है, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये हमें बहुत दुख होता है इस बात की। तो प्रश्न है कि 130 दे दिया गया है और ये 15 गुना 8 प्लस 10 इक्वल टू है। उसके बाद इसका मौसो कह रहा है कि 130 का और 15 का मौसो जो है किसके मौसो के बराबर होगा, मतलब महत्तम समवर्तक के। तो देखिए ये जो है ना, ये आपका रूप जो है ये ए बराबर क्या है, तो बी क्यू प्लस आर पढ़े होंगे, तो ये उसी रूप का दिया गया है। तो इससे हमें उतना मतलब नहीं है, सिर्फ उसका फॉर्म में दिया गया है। तो मौसो हम 130 और 15 का निकाल लेते हैं पहले। 130 और हम लोग 105 का जो है ना, पहले हम लोग मौसो निकाल लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे आराम से। तो 130 का आपका क्या हो जाएगा, तो पहले 2 से लगा दीजिए, 2 छके 12 हो जाएगा, 1 बचा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर 5 से लगा दीजिए, 5 एकम 5, 5 दिया 15। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद 15 का कीजिएगा तो 3 गुना 5 हो जाएगा, 3 पचे 15। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 13, ये 130 का। उसके बाद इसका हो जाएगा 3 गुना 5। तो इसमें 5 जो है ना आपका कॉमन मिल रहा है, तो इसका मौसो हो जाएगा 5। तो आप देखिए कि कौन से इसमें दो संख्याओं का मौसो 5 होगा। तो इसमें जो है ना 15 और 10 का निकालिएगा तो 5 गुना 5 दिया 15 हो जाएगा इसका, और 5 दूना 10 हो जाएगा। तो इसका भी मौसो 5 ही होने वाला है। तो कह रहा है दोनों का बराबर, तो बराबर इसका एक ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये जो है उसका हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है कि रूट 125 का परमेयीकरण गुणांक है, तो इसको कर दीजिए 5 गुना 5 गुना 5, ये हो जाएगा 5 रूट 5, एक 5 बाहर निकल जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर डी। डी जो है वह हो जाएगा आपका राइट आंसर। कि है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहभाज्य है, तो सहभाज्य वो होता है जिसका मौसो जो है ना मौसो 1 होता है। जो उन दो संख्याओं जो है ना सहभाज्य संख्या कहलाएगा जिसका मौसो महत्तम समवर्तक 1 होगा। तो देखिए इसमें किसका, ये तो होगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। कैसे, तो 3 तिया 9 और 4 चके 16, इसमें कोई नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 से गुना कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे तो 1 आपका मिलेगा, जिस कारण से ये आपका सहभाज्य युग्म हो जाएगा। और बाकी बात देखिए तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, उसके बाद 5 चौके 20, तो इसमें 5 मिल रहा है लेकिन 1 मिलना चाहिए, तो ये होगा ही नहीं। 13 5 65, ये भी नहीं होगा, ये भी 7 3 से लग जाएगा, तो ये भी नहीं होगा आपका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है, तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होता है। रैखिक मतलब होता है लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसमें तो 1 ही होगा। कैसे होगा, तो इसका फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी बराबर 0। तो इसमें एक्स का जो है ना देखिए घात 1 ही है, तो यही आपका एक शून्यक हो जाएगा इसका। अगर कहेगा कि द्विघात बहुपद का हो जाएगा तो किसका हो जाएगा, तो उसका होता है फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें 2 होता है तो इसका शून्यक 2 निकलता है, इसका शून्यक 1 ही होता है, इसका शून्यक 2। ये याद रखिएगा दोनों प्रश्न। फिर है कि बहुपद x माइनस 1 का शून्यक होगा, तो x माइनस 1 को 0 के बराबर कर दीजिए तो हो जाएगा आपका x बराबर 1 हो जाएगा इसका शून्यक। या इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इसका फार्मूला भी होता है कि माइनस बी बटा ए, बी जो है वह अचर पद है तो माइनस 1 हो जाएगा, बटा में x का गुणांक 1 है तो 1 हो जाएगा। ये x का गुणांक है, ऊपर में अचर पद है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बटा 1 इक्वल टू 1। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर का, कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद का आपको सूत्र यहाँ पर याद रखना है कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर आपको ये जो 4 है ये अल्फा का वैल्यू है, ये और बीटा का वैल्यू है, तो यहाँ पर रख दीजिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर -4 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर -4 गुने 7, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए इसमें कीजिएगा क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा,
+3x, तो इस माइनस से गुणा होगा तो -3x ही हो जाएगा। उसके बाद -28 हो जाएगा ये। तो ये देखिए ऑप्शन किस में है कि x² -3x -28 जो है ना आपका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। सी ऑप्शन में ही है। ये फार्मूला आपको सिर्फ ध्यान रखना है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फ़ा इंटू का बीटा। इस फार्मूला पर आपको ये दोनों मान जो है ना अल्फ़ा बीटा का रख देना है, निकल जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5वां है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए इसमें जो है ना बहुत आसान कर दिया है हमारा सवाल को कि शून्यकों का गुणनफल मतलब दो शून्य मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका 5 दे दिया गया है और जाके अल्फा इंटू बीटा जो है गुणनफल भी उसका 6 दे दिया गया है। तो सीधा फार्मूला आप लगा दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का x। सब कुछ आसान है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहता है तो प्रश्न बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये हो जाएगा x² माइनस ये 5x हो जाएगा और ये कितना है तो 6 है, तो 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x² माइनस 5x प्लस 6, तो आपका बी जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ वही फार्मूला याद रखिएगा, याद ही कर लीजिए इसे लिख लिख कर कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फ़ा इंटू का बीटा, द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला जो है। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है कि यदि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 के शून्य का अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो देखिए इसमें दो फार्मूला होता है कि एक अल्फा प्लस बीटा के लिए फार्मूला होता है -b/a, जहाँ पर b जो है वह x या y चर का गुणक है। तो यहाँ पर ही y दिया है तो ये हो जाएगा y का गुणक, यहाँ पर ही गुणक आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा गुणक, और ये हो जाएगा आपका y² का गुणक। अगर x रहेगा तो x² का गुणक हो जाएगा, तो ये हो जाता है। और उसके बाद एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसमें हो जाता है c/a। c हो गया यहाँ पर ही अचर पद जो अचर 8 पद है, और a हो गया आपका y² का गुणक। तो देखिए इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा गया है तो अचर पद आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे में a का गुणक क्या हो जाएगा, तो a जो होता है ना वह x² का गुणक होता है, यहाँ पर बताया आपको, तो उसका गुणक 1 है, एक छिपा हुआ है इसके पहले, तो 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 देखिए आपका किस ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर 18 नंबर का प्रश्न है कि बहुपद f(x) बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2, तो f जो है ना -1, जब x का वैल्यू -1 रखेंगे तब क्या होगा ये हम आपको बताना है। तो रख दीजिए 3 गुना -1 का स्क्वायर माइनस 7 गुना -1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा इसका। फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, 7 3 10 2 12, तो इसका आंसर 12 हो जाएगा आपका प्लस में। ये तो आसान ही था, मान रख दीजिएगा, ये निकल जाएगा। फिर है कि बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक हो गए, तो इसमें जो है ना शून्यक आपको निकालना है, तो इसका भी शून्यक उस तरह से निकाल सकते हैं फार्मूला से, लेकिन इसमें जो है ना b नहीं दिख रहा है तो आप इस तरह से ही निकाल लीजिए। x² माइनस 3 को इक्वल टू 0 कर दीजिए, x² बराबर हो जाएगा 3 प्लस में हो जाएगा, फिर x बराबर हो जाएगा √3। तो इसमें कह रहा है दोनों का निकालने के लिए, तो इसका राइट आंसर जो है ना सी हो जाएगा, दोनों प्लस में ही होगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर सी हो जाएगा √3, √3। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि निम्न में कौन जो है ना कौन से 6x माइनस 2y बराबर 0 तथा 10x प्लस 2y इक्वल टू 32 का हल है। तो सिंपली हल कर दीजिए, 6x माइनस 2y इक्वल टू 0, 10x प्लस 2y इक्वल टू 32। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा कम तमाम, ये y वाला कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16x, ये हो जाएगा आपका 32, ये 2 बार में कट जाएगा, 16 दूना 32, x का वैल्यू 2 आ गया। तो कौन कौन ऑप्शन में 2 है, तो 2 बी और डी ऑप्शन में 2 है, और इसका वैल्यू जब 2 रख दीजिएगा इसमें तो हो जाएगा 6 दूना 12, यहाँ पर ही रख दीजिए समीकरण 1 में ही मान लीजिए उसे, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये -2y जो है इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 6 हो जाएगा आपका राइट आंसर, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 6। 21 नंबर का सवाल है कि यदि ये रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 6 तथा 12x प्लस 9y इक्वल टू 15 समांतर है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें समांतर कहा गया है, समांतर है तो आपको हमें ज्ञात करना है। इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पर
देखिए यहाँ पर ये जो है ना समांतर कहा है, तो समांतर का शर्त होता है कि A1 बराबर A2 बराबर B1 बटा B2, ये जो होता है ना, और ये डज नॉट इक्वल टू होता है C1 बटा C2 के। तो हमें ये टर्म को नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ इतना को ही ध्यान रखना है। तो इसमें आप कीजिए बराबर 4 बटा हो जाएगा 12, उसके बाद B है P बटा 9, तो ये कट जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 3P इक्वल टू 9। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसमें आपका P का वैल्यू 3 निकल गया। तो इस तरह से आपको इसका हल करना था। सिर्फ समांतर का ये शर्त याद रखिएगा, आपको बराबर करके निकाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 फिर 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। अनगिनत हल होने के लिए जो है ना, ये शर्त होता है कि A1 बराबर A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, इसमें बराबर तीनों होगा, तब ये जो है ना आपका अनगिनत इसका हल होने वाला है। तो इस तरह से इसका सभी को बराबर कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। तो पहला का हो जाएगा 1 बटा 5, उसके बाद है 2 बटा k हो जाएगा, और बाकी बात तो आपको C1 को कीजिएगा तो भी कर सकते हैं, नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, या कर दीजिएगा तो इसका भी हो जाएगा आपका 5 बटा 15, तो ये 1 बटा 5 ही आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर 3 है, तो 3 1 बटा ये 5 ही आ जाएगा। तो ये जो है ना इतना टर्म को हम छोड़ देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा k से गुना, इधर हो जाएगा k से गुना, तो k बराबर 10 आ जाएगा आपका राइट आंसर, k बराबर 10। या यहाँ पर करना चाहे तो अगर ये 1 बटा 5 हो गया, फिर ये हो गया आपका 2 बटा k इक्वल टू 1 बटा 5, क्योंकि इसको अति करेंगे तो ये सभी के बराबर ही है। तो इतना ही टर्म को हल करना है हमें। हम सोचे कि इधर का भी हल कर देंगे तो थोड़ा सा आंसर आपका गड़बड़ा जाएगा, लेकिन इतना तक ही हल कीजिए, आपका जो है 10 ही राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है तो इसमें जिसका जो है ना घात 2 होगा वही तो द्विघात समीकरण होगा। तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं कि उसका घात 3 है। उसके बाद दूसरा बात है कि भिन्न में नहीं होना चाहिए, तो ये भिन्न में है तो ये भी आपका नहीं होगा। और ये भी जो है इसको हल कीजिएगा तो इधर आएगा तो ये भी भिन्न हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। जो है ना राइट आंसर आपका हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 4, जो है ना ये हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो फार्मूला पूछा ही जाएगा। ये विवेचक का फार्मूला है कि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 है और पी डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो मूल होता है यहाँ पर हम इस तरह से पढ़े होंगे आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसका विवेचक जो है ना डी होता है फार्मूला। इसका होता है कि माइनस पहले बी देते हैं, उसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो इस तरह का फॉर्मूला होता है। इसमें बैठा दीजिए पी और क्यू को, तो पहले क्यू हो जाएगा तो माइनस क्यू सही है, प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर हो जाएगा, पी आर 4ac होता है तो 4 पी आर, उसके बाद 2a, तो पी है 2 की जगह ए की जगह जो है ना पी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। जो है ना त्रिकोणमिति का भी सवाल आएगा, उसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है, उसको भी हल करेंगे अच्छे तरीके से। सिर्फ आप लोग बने रहिए अच्छे तरीके से। फिर है कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 जो है के मूलों की प्रकृति होगी। तो इसमें जो है ना आप गुणनखंड विधि से, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से हल नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर विवेचक का फॉर्मूला लगता है और -6 हो जाएगा और प्लस माइनस b की जगह 6 हो जाएगा। ये b है, ये आपका a है और ये आपका c है। तो उसके बाद रूट अंडर b का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, फिर माइनस 4ac, तो 4 गुने a का वैल्यू 6 है और इसका 1 है, और नीचे में 2a होता है तो 2 हो गया, a का वैल्यू 6 है तो 12। तो -6 प्लस माइनस रूट अंडर ये हो जाएगा 36 में अगर आप 24 घटाइएगा तो 36 यहाँ हो जाएगा, -24 कर दीजिए तो ये आपका 2 हो जाएगा, 12 बच जाएगा, रूट में 12 होगा और नीचे जो है आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ जो है ना अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ है और इसका अगर आप हल करिएगा तो आपका जो है ना -0 से छोटा ही वैल्यू आएगा। 0 से d का जो वैल्यू है वह 0 से छोटा ही आएगा। जब g से वैल्यू छोटा आता है तो वह वास्तविक नहीं होता है।
आप हल कर सकते हैं इसमें जो है ना, इसका अगर मानिएगा 4×16 होता है गुणनफल, अति वर्गमूल निकालते हैं 4×16 होता है, इसका 3 के समथिंग मांगिएगा तो 3 को जोड़िएगा तो माइनस में ही ऊपर आएगा, घटाइएगा जोड़िएगा या घटाइएगा फिर भी माइनस में आएगा। अगर 3 अगर जोड़ते हैं आप यहाँ पर ही तो -3 आ जाएगा, अगर यहाँ पर घटाते हैं तो -9 हो जाएगा, और उससे अगर 12 से भाग दीजिएगा किसी माइनस संख्या में तो वह हमेशा 0 के छोटा ही आएगा, और जब 0 के छोटा आएगा तो वह वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि रूट में भी है, ऐसे भी सोच सकते हैं कि रूट में है और वह परिमेय संख्या है तो वह वास्तविक होगा ही नहीं, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि समीकरण 3x² - 18x + 6 = 0 के मूलों का योग होगा। मतलब इसका मूल निकालना है और उसके योग कर देना है। तो यहाँ पर आप इसका गुणनखंड विधि से कर दीजिए इसका हल, के 3x², यहाँ पर ही हो जाएगा आपका 3x² - 18 को हम लिख सकते हैं 6x - 3x + 6। गुना करने पर हमें बीच वाला टर्म पुर जाना चाहिए, गुना करने पर इसको गुना करेंगे, जो टर्म आएगा उसको जोड़ या घटा कर बीच वाला टर्म को पूरा देना है, तो ये पुर जाएगा, आप गुना करके देख लीजिए। तो हो जाएगा इसमें आप 3x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x - 2, फिर यहाँ पर ये 3 कॉमन लीजिएगा तो x - 2 हो जाएगा, और इसे गुना करने पर ऊपर वाला टर्म प्राप्त हो जाएगा आपका, तो 3x - 3 हो जाएगा एक, और इसके बाद x - 2 हो जाएगा। x - 2 का हल कीजिएगा तो एक हो जाएगा x = +2 हो जाएगा, और इसका हल कीजिएगा तो 3x - 3 = 0, तो ये 3x हो जाएगा, ये माइनस में 3, ये प्लस में जाएगा, 3 3 कट जाएगा, x = 1 हो जाएगा। तो 2 और 1 को जोड़ देना है, x = 1 आ गया, तो 2 1 को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 3, तो इसका योग का हर ज्ञात करने के तो 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, इस प्रश्नों को जो है ना थोड़ा सा लेंदी हो गया इसमें, लेकिन इसका जो है ना आपको इसका जो आंसर है आप हो जाएगा आपका a = b होगा। इसका कहने का अर्थ है कि देखिए x और y व्युत्क्रम का होगा, x अगर +y है, ये मान लेते हैं a है, a के बराबर है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x + 1/y = 1/a हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रम मतलब होता है उससे जो हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसका जो इसे अगर आप a मानिएगा, यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर अगर इसे m मान लेते हैं तो इसको भी आपको m ही मानना होगा, जब m मानेगा तभी y एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा, तो इसका राइट आंसर आपका c हो जाएगा। फिर देखिए अब AP में आ गए हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, कि समांतर श्रेणी में दिया गया है कि 1/2, 1/1, 3/2, 2 का जो है ना 15वां पद ज्ञात करने के लिए। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें a का वैल्यू दे दिया है 1/2, और सारवर्तन d हो जाएगा 1 में, अगर 1/2 को घटाते हैं तो ये भी हाफ ही हो जाएगा। तो कह रहा है 15वां पद ज्ञात करने के लिए सीधा सूत्र लगाइए। अगर आप जानते हैं कि a n बराबर होता है ना a + n - 1 × का d, तो यहाँ पर ही जो है ना n का वैल्यू दे दिया है आपको 15, तो a 15 निकालना है, तो 15 - 1 कीजिएगा तो यहाँ 14 हो जाएगा। तो इसका सूत्र आप जानते ही होंगे कि जो है ना a 15 हो जाएगा आपका a + 14d सीधे, क्योंकि यहाँ पर ही 15 में से 1 घट जाएगा। तो आप फार्मूला यहाँ पर लगा दीजिए, a का वैल्यू कितना है 1/2 + 14, और d का वैल्यू 1/2 है, तो इसे काटिए 7 बार में कट जाएगा, तो 1/2 में 7 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2, और ये 1 + 14, तो ये हो जाएगा आपका 15/2, राइट आंसर 15/2 हो गया। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए और सॉल्व करते जाइए, हम जैसे सॉल्व करते हैं आप भी सॉल्व कीजिए, जो भी नहीं बनता है यहाँ पर आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। तो जिसका सारवर्तन समान नहीं होगा वो हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी में नहीं होगा, तो ये भी है, ये भी आप करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले 4 में 6 जोड़ेंगे तब 10 होगा, फिर 10 में 5 जोड़ेंगे तब भी हो जाएगा 5 होगा, तो इसका सारवंतर समान ही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी में नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद जो है ना a9 दे दिया गया है और उसका सारवंतर d-3 है, तो इसका प्रथम 12 पदों का योग होगा। तो पहले इसका an का वैल्यू निकाल लीजिए, प्रथम 12 पदों का वैल्यू दे दिया है यहाँ ज्ञात करने के लिए। तो ये हो जाएगा a+ होता है n-1, तो 12 - 1 हो जाएगा 11, इंटू का d हो जाएगा -3, तो 9 माइनस हो जाएगा 11 × 33, इसमें घटा दीजिए, 13 में 0 घटा 4 बचा, उसके बाद 24 हो जाएगा, ये -24 हो जाएगा। an का वैल्यू निकल गया। उसके बाद कह रहा है S12 निकालने, योगफल ज्ञात करने के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 × a + l होता है,
एल कहिए या ए एन कह दीजिए, इसे एल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप रख दीजिए 12/2 इंटू ए हो गया 9 प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि -24 है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये 6 में 11 में कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 इंटू इसमें आप घटाइए तो ये हो जाएगा 14 में सुनो गया 5 हो जाएगा 15 आ जाएगा, इसमें -15, तो यहाँ पर आपका -90 हो जाएगा। 15 छके 90, तो -90 राइट आंसर, -90 इज द राइट आंसर। इसमें पहले ए एन का फॉर्मूला आप लगा कर निकाल लीजिएगा, ए एन का वैल्यू कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी होता है। उसके बाद एस एन का फॉर्मूला आपको लगा देना है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, जो एन का वैल्यू निकलेगा यहाँ पर रख कर आप निकाल सकते हैं। फिर है कि समांतर श्रेणी 17, 34, 51 का कौन सा पद 170 होगा। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 17 दही 170 10वां पद होगा, नहीं तो सूत्र से निकालिए। ए बराबर 17 दे दिया है, डी बराबर 34 में 17 घटाएंगे तो ये भी 17 हो जाएगा। तो करा कौन सा पद 170 होगा, तो यहाँ पर ए एन का वैल्यू जो है ना 70 दे दिया है, 170 दे दिया है, तो एन का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ये फार्मूला आप लगा दीजिए, आपका जो है ना आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर आपका जो है आंसर निकल जाएगा। क्या निकलेगा, तो पहले एन का वैल्यू 170 दे दिया है, ए का वैल्यू 17 है, उसके बाद एन माइनस 1 इंटू का डी का वैल्यू 17 ही है, तो इधर कर दीजिए 17, यहाँ पर आने दीजिए पहले 170, 17 हो गया प्लस 17 एन हो गया और ये माइनस 17 हो गया, ये एन है 17 एन, तो ये से ये कट गया, फिर 17 से जो है ना 170 कर दीजिए, उसके बाद 17 एन जो है ये 10 बार में कट जाएगा। तो एन का वैल्यू पूछ रहा था, तो ये एन का वैल्यू 10 हो जाएगा, 10वां पद जो है 170 होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर है कि समांतर श्रेणी 51 है, 48 है, 45 का 6 में से 6 पद में पदों की संख्या होगा, 6वां पद में कह रहा है पदों की संख्या होगा, तो इसमें जो है ना आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 16। आप कैसे होगा तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर ए का वैल्यू आपका 51 दिया गया है, उसके बाद डी का वैल्यू -3 हो जाएगा, क्योंकि 48 में 51 घटाइएगा तो -3 आ जाएगा। तो कह रहा है 6 में पदों की संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर ही 6 में पदों की संख्या क्या होगा ये पूछा गया है। तो 6 में पदों की संख्या, तो ए एन का वैल्यू जो है ना आपका 6 दिया गया है, तो एन का पहले वैल्यू ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम एस एन का फार्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका एन का वैल्यू, यहाँ पर ही जो है ना यहाँ पर एन का वैल्यू 6 है, तो 6 में पदों की संख्या होगा। तो चलिए इसका फार्मूला लगाते हैं हम लोग। तो ए एन बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ए का वैल्यू 51 है, उसके बाद एन का वैल्यू 6 माइनस 1 हो जाएगा 5D, 5 इंटू का -3, 51 माइनस 5×3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद इसमें से घटाइएगा तो 11 में से 5 घटा तो 6 हो गया, उसके बाद 4 में से घटा 3 हो गया, 36 हो गया। उसके बाद एस एन का फार्मूला सिंपली लगा दीजिए, यहाँ पर एस एन का फार्मूला लगा दीजिए, तो n/2 होता है, तो n का वैल्यू 36 निकला हमारे पास, सॉरी ए एन का वैल्यू 36 निकला, तो n/2 होता है इंटू ए प्लस ए एन होता है। इसमें लगा दीजिए तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर रुक जाइए थोड़ा सा, ये हो जाएगा n का वैल्यू 6 है, तो 6/2 इंटू ए का वैल्यू 51 है, 51 हो जाएगा आपका, ए का वैल्यू 51, उसके बाद उसका वैल्यू 36 है, तो प्लस 36 हो जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3, 2 तिया 6, यहाँ पर जो है ना ये -3 है तो 36 हो गया। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका गुना कीजिए, 6 कम 7 हो जाएगा, 7×5 13 हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा रुक जाइए, तो देखिए इसमें क्या होगा जानते हैं, यहाँ पर ही 36 नहीं आएगा, यहाँ पर ही 51 हो गया। उसका 6 में पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर ही हमें ए एन का वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पर जो है ए एन का वैल्यू 6 दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 51 प्लस एन माइनस 1 इंटू का -3 हो जाएगा, डी का वैल्यू -3 दे दिया गया है, तो 6 में 51 घटा दीजिए, यहाँ पर ही ये हो जाएगा 3n माइनस
माइनस माइनस प्लस 3। तो इस तरह से आप इसमें हल कीजिएगा तो इसका हो जाएगा 11 में से 6 घटा 5 हो जाएगा, ये 4 45 हो जाएगा, और ये -3 इधर आ जाएगा आपका, ये -45 है यहाँ पर। उसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पर ये जो है ये +3 ये -3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3n हो जाएगा, तो -48 हो जाएगा यहाँ पर ही। अब हो गया आपका राइट आंसर, देख लीजिए निकल जाएगा। 3 एकम 3, 3 6 18 -16 आ जाएगा यहाँ पर ही। जो n का वैल्यू है वह -16 हो जाएगा। यहाँ पर ही जो है ना n का वैल्यू -16 आ जाएगा। -3 ये -9 है, ये भी -9 है, सॉरी यहाँ पर ही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ये -3 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 16 48, तो n का वैल्यू +16 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उस समय हल किए थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसीलिए इतना हो गया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो 0 से 50 तक आप संख्या भी लिख कर देख सकते हैं, या n-1 लगा दीजिए फार्मूला और बटा 2 कर दीजिए। तो n का वैल्यू यहाँ पर ही 0 से 50 तक में 51 हो जाएगा, 51 - 1 बटा 2, 50 बटा 2 बराबर 25। ये आपका राइट आंसर 25 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि एक दे दिया है आपका समकोण त्रिभुज इस तरह से, और ये कह रहा है कि बी जो है ना आपका 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा ए बी और ये सी। तो कह रहा है कि ए बी का वैल्यू √15 है, इसका 15 मान है, और बी सी का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर √15 सेंटीमीटर। ए सी का वैल्यू आपका 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है tan ए का वैल्यू, मतलब ये इस कौन से एंगल ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका लंब, और ये तो कर्ण होता ही है 90 डिग्री के सामने का भुजा, और निकाल देना है। तो tan ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर ही, तो यहाँ पर tan ए का फॉर्मूला हो जाएगा बी सी क्या होता है लंब बटे आधार, तो बी सी बाय ए बी। तो बी सी का वैल्यू 1 है, तो 1 बटा √15, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 बटा √15, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि यदि जो है ना कोसेक थीटा बराबर के, तो कॉस थीटा का मान होगा। यदि कोसेक थीटा बराबर के है, यहाँ पर ही कोसेक थीटा जो है ना के बराबर है, तो कोसेक थीटा के बराबर है। तो हम जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर ही आप जानते होंगे साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो उसका ही उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा h/p, कर्ण बटा लंब, और इसका वैल्यू के दे दिया गया है। तो इस तरह से हो गया, और जाके हम जानते हैं कि k/1 हो जाएगा, तो h का वैल्यू k हो जाएगा, p का वैल्यू 1 हो जाएगा। और जाके इसमें कह रहा है कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा का फार्मूला जानते हैं कि ये होता है b/h। तो b/h हमें b चाहिए, तो b निकाल लेंगे इससे, पहले b यहाँ पर ही निकाल लेते हैं। तो b हो जाएगा √अंडर पाइथागोरस प्रमेय से k का स्क्वायर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो k² - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर b का वैल्यू हो जाएगा √k² - 1, और h का वैल्यू k है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, तो आपका जो ऑप्शन है k² - 1 बटा k, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, आप जो है प्रश्न को धज्जी उड़ा देंगे, इतना मतलब ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही आसान है कि 1 बटा सेक थीटा क्या हो जाएगा। तो 1 बटा सेक थीटा किसका होता है, कॉस थीटा का होता है। ये बात आप याद रखिएगा, 1 बटा सेक थीटा रहेगा तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। अगर 1 बटा कोसेक थीटा रहेगा तो वो आपका साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा होता है। 1 बटा कॉट थीटा रहेगा तो आपका टेन थीटा हो जाएगा, या 1 बटा टेन थीटा रहेगा आपका तो वो हो जाएगा आपका कॉट थीटा। तो इस तरह का आपको ध्यान में रखना है ये प्रश्नों को, अक्सर पूछा जाता है। फिर है कि tan x इंटू कॉट एक्स इंटू tan x क्या होगा, तो ये 1 हो जाता है। कैसे होता है, तो कॉट एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, b/p होता है इसका फार्मूला, मतलब बेस बटा परपेंडिकुलर। उसका बाद इसका होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, तो बेस बेस कट जाएगा, परपेंडिकुलर कट जाएगा, तो 1 बटा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद हो जाएगा जैसे साइन हो गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, फिर हो गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ये भी आपको याद रखना है। फिर है कि कॉस थीटा बराबर 1/2, तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h, ये 1/2 दे दिया गया है। और कह रहा है कोसेक थीटा का वैल्यू निकालने के लिए, तो कोसेक थीटा का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, जो कोसेक थीटा है इसका वैल्यू होता है आपका h/p। तो p का वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो p का वैल्यू h में से घटा देंगे तो √100h का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस
1 का स्क्वायर 1 ही, तो √3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, h का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर ही है। उसके बाद p का वैल्यू निकाले अभी √3, तो 2/√3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बी जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा ज्ञात करना है। तो देखिए सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो सेक थीटा में जो 45 डिग्री का वैल्यू होता है, तो सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 45 डिग्री को 1/√2 होता है, उसका उल्टा हो जाएगा ये √2, ये भी हो जाएगा आपका √2 ही। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसका भी मान √2 ही होता है 45 का, तो √2 आप कॉमन ले लीजिए, 1 + 1 हो जाएगा आसान तरीके से, तो 2√2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। फिर 40 नंबर का प्रश्न है कि यदि √3 tan a - 3 बराबर 0 है तो a का वैल्यू ज्ञात करना। बहुत आसान क्वेश्चन। तो 3 tan a - 3 बराबर a 0 है, तो a का वैल्यू ज्ञात करना है। तो √3 tan a है ना, इसको रहने दीजिए और -3 को उधर भेज दीजिए। उसके बाद tan a को रहने दीजिए इधर, 3/√3 कर दीजिए यहाँ पर ही, और इसका हर परमेयकरण कर दीजिए, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3√3 तो ये से 3 से 3 कट जाएगा, आपका आ जाएगा √3। तो √3 किसका वैल्यू होता है tan में, तो tan में √3 ज्ञात कीजिए। साइन का होता है साइन 60 डिग्री का, साइन 60 का √3/2 और कॉस 60 का 1/2, 2 कट जाएगा तो 60 डिग्री का हो जाएगा। इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं, 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 tan में। फिर है आपका कि कोसेक 35 डिग्री और सेक 35 डिग्री बटा कोसेक 55 डिग्री का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कैसे होगा तो ये भी समझ लीजिए। हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेक जो है, सेक को 90 - 50 लिख सकते हैं, ऊपर में 35 हो जाएगा करेंगे, तो इसको इसे ही रहने दीजिए। कोसेक 55 डिग्री इसका स्क्वायर कर रहा है, और हमें पता है कि सेक 90 - थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, तो ये थीटा का वैल्यू है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक 55 डिग्री बटा कोसेक 55 डिग्री, तो ये कट जाएगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये सभी प्रश्न देखते ही बन जाएगा आपसे। फिर कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होता है, तो देखिए इसका मान तो 0 ही होता है, इसका मान तो 60 1/2 होता है, तो ये 0.5 हो जाएगा। कॉस का तो 1/√2 होता है, तो इसका वैल्यू अगर आप रखिएगा तो √2 का 1.42, ऐसे तो इसका भी घट मतलब 1 से ज़्यादा है, लेकिन जो कॉट 50 है ये इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, जो कि सबसे ज़्यादा है, ये तीनों से ज़्यादा है 1 का वैल्यू, इसीलिए कॉट 45 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 30 कॉस 30 √3/2, ये हो जाएगा √3/2 कॉस 30 का। ये tan का भी होता है, कॉट का भी होता है, ये आपको याद रखना है, सभी का वैल्यू वो पूछा ही जाता है। ये 45 का हो जाएगा कॉस एंड सेक का, कॉस एंड साइन का दोनों का 45 डिग्री का। फिर है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। कैसे होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा =1 होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, एक को इधर ला रही है, -1 इधर साइन को भेज देंगे, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। राइट आंसर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ये आप याद ही रखिएगा। यहाँ पर 3 फार्मूला हम आपको बता ही देते हैं। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा =1, फिर सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी यहाँ पर जो है ना माइनस होता है शायद, रुक जाइए ना अभी क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पर होता है माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा =1 होता है। ये तीनों फार्मूला आपको याद ही रखना है, तो उसका भी यहाँ पर उपयोग हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर कि 1 - सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 - सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। इसी से फार्मूला बनता है आपका कि tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में जाएगा तो इधर हो जाएगा 1। तो ये जो है ना फार्मूला आपको पहले बताए थे, ऊपर में प्लस ही होगा, आप ध्यान रखिएगा प्लस ही होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाता है 1। तो इसको इतना का वैल्यू को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा।
तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है आपका 1 होता है। तो इसको यहाँ पर स्क्वायर दे दिया गया है, तो पी बाई बी होता है इसका, और इसका बी बाई पी होता है। अगर स्क्वायर दे दिया तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक आपका कट जाएगा, तो 1 ही आएगा आंसर, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है कि साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन अल्फा, कॉट का लिख सकते हैं कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा, इसका फॉर्मूला आता है कॉट का, लगा दिए, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, कट जाएगा टर्म, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है कि थीटा बटा 5 डिग्री, तो थीटा बटा 5 डिग्री, तो ये 5 इधर गुना में चल जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 12 पंचे 60 डिग्री, तो कह रहा है 3 गुना कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कोसेक स्क्वायर 30, तो इसमें मतलब 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन में 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 गुना ये हो जाएगा 4/3, 3 3 कट गया, हो गया 4, इसका आंसर 4 हो जाएगा सी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं आराम से, बहुत आसान प्रश्न है, कि चाहे तो इधर से भी हल कर सकते हैं इसका, कैसे, तो यहाँ पर जो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये होता है 1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर जो है ना, इसको साइन के टर्म में लिख देते हैं, तो ये जो होता है ना, यहाँ पर पहले हम लोग इस तरह से चलते हैं, यहाँ पर पहले ये साइन एक्स को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ जो टर्म था, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, कैसे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये टर्म जो है आपका ये यहाँ ही रहेगा, इसमें 1 में माइनस कर देंगे, ये वाला टर्म को इधर कर देंगे, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको हम साइन एक्स मान सकते हैं, इसको साइन एक्स मान लेंगे आप, तो इसको साइन एक्स मान लीजिए, ऊपर वाला को इसको साइन एक्स मान लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, और ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर था साइन एक्स हो गया, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर ही साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना है, तो -1 है, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको जो है बराबर साइड कर देंगे, तो -1 है, तो उधर चलेगा तो +1 हो जाएगा, तो इसको हम +1 के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जानते हैं, ये टर्म को हल कीजिएगा तो ये टर्म इतना टर्म आ जाएगा, तो इसके बराबर 1 है, वैल्यू दिया गया है, यहाँ माइनस नहीं था, यहाँ पर 1 दिया गया है, तो इसको हल कीजिएगा तो पूरा टर्म को, तो ये टर्म आ जाएगा, ये 1 के बराबर है, तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगा, सी राइट आंसर। फिर उसका 49 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कोसेक 30 डिग्री के बराबर है, तो कोसेक 30 डिग्री के बराबर होता है सेक 30 डिग्री, उल्टा ही होता है, कोसेक 30 डिग्री होता है √2/√3, और सेक 30 का भी होता है √3/2, दोनों इक्वल होता है। फिर है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आपका अभी कुल 50 मिनट होने वाला है, हम लोग अभी तक बने हुए हैं, और यह जो प्रश्न है ये एक लॉन्ग प्रश्न है, इसे अच्छे तरीके से हल करते हैं, क्योंकि जो है ना ये प्रश्न आपके 2 नंबर में पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स है, तो हमें कोसेक थीटा ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम जानते हैं फार्मूला ऊपर में बताए थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो ये बात हमें पता है, तो यही फार्मूला का यहाँ यूज होने वाला, कैसे होगा, तो इसे हम क्या करते हैं, पहले कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को यहाँ पर जो ऊपर नीचे हम कोसेक, यहाँ पर हम ऊपर नीचे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से गुना और भाग कर देते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से ऊपर नीचे गुना और भाग कर देते हैं, और इसके बराबर में एक्स है, तो ये हमें ध्यान ही रखना है, ऊपर वाला बराबर में इतना एक्स है, तो इसका अगर आप हल कीजिएगा तो यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लीजिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये बटा हो जाएगा आपका कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका एक्स का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये ऊपर वाला टर्म जो है ना आपका एक हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म यहाँ पर ही ये 1 हो जाएगा और 1 के बराबर में लिख सकते हैं इसे, थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा कि 1 बटा हो जाएगा आपका कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर ही आप निकाल सकते हैं एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर ही, इसके बराबर यहाँ पर निकालिएगा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर ये हो जाएगा, गुना होगा यहाँ से 1 बटा एक्स हो जाएगा। ये समीकरण 2 है और इसको जो है एक्स वाला को 1 मान लेते हैं और ये दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो जो यहाँ पर देखिए ये प्लस में है तो ये दोनों जो है माइनस कॉट थीटा कट जाएगा, तो ये आपका ये दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर जाएगा आपका 2 कोसेक, यहाँ पर जाएगा 2 कोसेक थीटा, ये दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर 2 कोसेक थीटा, फिर एक्स प्लस यहाँ पर जो है ना 1, यहाँ पर 1 बटा एक्स प्लस एक्स जोड़िएगा ये दोनों भाग इस राइट साइड वाला भाग, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा ये एक्स को लघुत्तम हो जाएगा यहाँ पर ही, तो 1 प्लस ये हो जाएगा एक्स से लगाएंगे तो एक्स बराबर लगेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर कोसेक थीटा बराबर निकाल सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा ये 2 नीचे है तो 2x हो जाएगा। देखिए ऑप्शन किस में है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा 2x जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा सी जो है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इस प्रश्नों को बनाना है। उसके बाद है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री बड़ा प्लस 1 का वैल्यू कितना होगा। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो सेक में हम लोग जानते हैं कि सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस में 60 डिग्री वैल्यू होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस टेन 60 डिग्री का, तो साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री से निकाल सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, इसका होता है 1/2, तो √3 का स्क्वायर ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 - 3 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 दोनों यहाँ पर 4 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 - 3 = 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो 2 है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि cot 90 - a, cot 90 - थीटा, तो cot 90 - थीटा होता है tan थीटा, लेकिन थीटा जो है यहाँ पर a दिया गया है तो a हो जाएगा आपका tan a राइट आंसर। फिर 53 का है आपका कि 3 tan 30 डिग्री, यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर जो है tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री। कैसे होगा, तो यहाँ पर जो है ना 2 tan थीटा का फॉर्मूला लगा है, 2 tan थीटा का फॉर्मूला, तो ये होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए दोनों का वैल्यू समान है 30 डिग्री, तो इसमें इसी का फार्मूला यहाँ पर लग गया है, थीटा का वैल्यू 30 दोनों जगह सेम है, तो यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा और यहाँ पर आप चाहे तो वैल्यू रखकर भी निकाल सकते हैं, आपका वैल्यू इतना ही आएगा। तो 2 थीटा होता है बराबर, तो थीटा 30 डिग्री है यहाँ पर, तो 2 गुना हुआ है तो 60 डिग्री हो गया है यहाँ पर, यही इसमें थोड़ा सा फर्क है। और उसके बाद देखिए ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें समय बहुत लगेगा, और जो है ना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें बस इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 प्रश्न को जो है ना सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जैसे देखिए ये प्रश्न कितना आसान है, माइनस है तो तृतीय पाद में हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, ये सभी प्रश्न को हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।